बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स देखा था और आज हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। अगर हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन की बात करें तो प्लांट्स में जब हमने देखा था तो उसमें कोई प्रॉपर ऑर्गन मौजूद नहीं था गैसियस एक्सचेंज के लिए। लेकिन अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में एक प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ह्यूमंस के अंदर प्रॉपर एयर पैसेज वे है जहाँ से जिसकी हेल्प से जो है वो एयर को इनटेक किया जाता है और रिमूव किया जाता है। और इसी तरह पर्टिकुलर ऑर्गन है लाइक लंग्स, पेयर्स ऑफ लंग्स मौजूद हैं जिसकी हेल्प से गैसियस एक्सचेंज किया जाता है। हम सबसे पहले देखेंगे एयर पैसेज वे को और फिर एट द एंड फिर जब हम इसकी कंप्लीट एनाटॉमी डिस्कस कर लेंगे उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के अंदर जो एयर पैसेज वे स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम नोज़। अगर हम देखें ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम नोज़। नोज़ जो है वो एक वाहिद पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कि एक्सटर्नल पार्ट है। इसके अलावा तमाम का तमाम रेस्पिरेटरी सिस्टम विद इन द बॉडी है। सो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो आउटर मोस्ट अ सिंगल ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आर 2 इन नंबर्स जो कि दोनों साइड पे होते हैं, राइट एंड लेफ़्ट साइड पे। और उसके बाद जो है नॉस्ट्रिल्स के बाद जो एक कैविटी है विच इज़ कॉल्ड एज नेसल कैविटी। नेसल कैविटी इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम देखते हैं देयर आर 2। अगर हम नेसल कैविटी को देखें तो नेसल कैविटी का जो इंटीरियर पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ हेयर्स। दिस इज़ नेसल कैविटी। इसका जो इंटीरियर पार्ट है दैट कंटेन हेयर्स। और इन हेयर्स का मकसद क्या होता है कि जब एयर इंटर होती है फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स सो उस एयर को हेयर्स क्या करते हैं, अगर उस एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं तो उसको फ़िल्टर आउट करते हैं। इसके बाद अगर फर्दर हम नेसल कैविटी को देखें तो इसके अंदर आपको म्यूकस लाइनिंग नज़र आएगी और इसमें सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं जिनके सीलियास जो हैं वो एक्सटेंड हुए होते हैं इनटू द नेसल कैविटी। और ये जो स्मॉल सीलियास होते हैं नेसल सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम, ये नेसल कैविटी के जो सेल्स हैं सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम ये हेल्प करते हैं हमारे एयर पैसेज वे में कि जो एयर इंटर होती है उसको फ़िल्टर करते हैं। इसके अलावा ये म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं। सो जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है फ्रॉम सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम, उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो एयर इंटर होती है अगर उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो इस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और फिर जो सीलियास हैं स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम के, वो क्या करते हैं वो उस म्यूकस को प्रोपेल करते हैं। सो जो डस्ट पार्टिकल और पैथोजन ट्रैप हुए होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द नेसल कैविटी। अगर हम नेसल कैविटीज़ को देखें तो देयर आर 2 नेसल कैविटी ऑन राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड एंड विच आर सेपरेटेड बाय द सेप्टम। सेप्टम जो है वो दरमियान में वॉल है, जो भी आप कह सकते हैं, बोन है, वोमर बोन होती है और कार्टिलेज भी मौजूद होता है एट द इंफीरियर साइड। तो वो जो दोनों नेसल कैविटीज़ को सेपरेट आउट करते हैं। देन अगर फर्दर देखें तो नेसल कैविटीज़ ओपन इनटू अ ट्यूबुलर और कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर नोन एज फेरिंग्स। अगर आप इसको देख सकते हैं ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड हुआ होता है फ्रॉम ओरल कैविटी विच इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम ओरल कैविटी टू विंड पाइप, जो कि विंड पाइप तक जो है एक्सटेंड हुआ होता है। फेरिंग्स जो है ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि कॉमन है फॉर फूड पर्पस एंड फॉर द एयर। ये ना सिर्फ कम्युनिकेट करता है फूड को मूव कराने में एज वेल एज एयर जो कि नेसल कैविटी से आ रही होती है। जो ओपनिंग है नेसल कैविटी की इनटू द फेरिंग्स दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल नॉस्ट्रल ओपनिंग। इससे एयर फेरिंग्स में आ जाती है और फेरिंग्स जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कॉमन है
फॉर द फूड एंड फॉर द एयर। जो एयर आएगी उसको भी फेरिंग्स आगे फॉरवर्ड करता है टुवर्ड द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और अगर फूड होगी तो उसको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटर करवाएगा। अगर हम देखें जो विंड पाइप है, विंड पाइप स्टार्ट होता है फ्रॉम अ ब्रॉड कॉनिकल स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज लैरिंग्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, और इसकी जो ओपनिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लॉटिस। लैरिंग्स हो गया, इसकी ओपनिंग ग्लॉटिस, एंड इट इज़ कवर्ड विद अ लिड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक लिड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एज अ गार्ड के तौर पे एक्ट करता है, कि जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ से जब फूड इंटर होगी तो फूड जो है वो जब इंटर होती है इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक तो फिर वो आगे फूड कैनाल में जाती है या एलिमेंट्री कैनाल है, और इसोफेगस जो कि इंटर हो जाती है इनटू द स्टमक। तो जब फूड आती है फेरिंग्स में तो फेरिंग्स से फिर फूड को जो है वो इसोफेगस में इंटर करवाया जाता है और एयर को लैरिंक्स के अंदर इंटर करवाया जाता है। और क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम सॉलिड कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, खा रहे होते हैं या पी रहे होते हैं, तो जो एपिग्लोटिस है वो उसको अवॉइड करता है कि वो विंड पाइप में या आप कह लें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर ना हो, तो इसीलिए जो एपिग्लोटिस है वो गार्ड के तौर पे एक्ट करता है। अगर हम फर्दर देखें तो लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ कि इसको हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं। ये कॉनिकल ब्रॉड शेप स्ट्रक्चर है और कार्टिलेज से बना होता है। आप जब स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट हम जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको कार्टिलेज का समझाऊंगा। कार्टिलेज जो है ये हमारे स्केलेटन का कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से हमारा स्केलेटन बना हुआ होता है। अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो है वो इसको वॉइस बॉक्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज विच आर एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द लैरिंक्स। और ये जो हैं these fibrous structures are called as vocal cords. These vocal cords are responsible for the production of voice. जब एयर स्ट्राइक करती है इन वोकल कॉर्ड्स के ऊपर तो ये वाइब्रेट करते हैं, जब वाइब्रेशन होती है तो उससे वॉइस जनरेट होती है। और अगर हम देखें कि वॉइस की जो क्वालिटी होती है और वॉइस की जो आप कह सकते हैं जो फ्लो है, जो पिच है, वो डिपेंड करती है लिप्स की मूवमेंट के साथ साथ आपकी जो चीक्स के जो मसल्स हैं, फेस मसल्स हैं, इनकी कोऑर्डिनेशन से जो है वो वॉइस की क्वालिटी जनरेट होती है। अगर हम फर्दर देखें तो लैरिंक्स के ऊपर ना सिर्फ लैरिंक्स के अंदर की बात की है हमने, वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो इसके आउटर पार्ट है उसके ऊपर थायराइड ग्लैंड भी मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड मैंने बना दिए। इसी के ऊपर फिर पैराथायराइड ग्लैंड भी मौजूद होते हैं। ये जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन, जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे तो उस वक्त इंशाल्लाह हम थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट जस्ट हमने देखा है कि जो लैरिंक्स है इसके आउटर पार्ट के ऊपर ये दोनों ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं और इनर पार्ट के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वॉइस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर जो फर्दर देखें हम तो एयर पैसेज वे के अंदर जो है वो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज। दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेज। और अगर हम इनको देखें तो ये सी शेप्ड जो कार्टिलेज होते हैं इनका कुछ शेप इस तरह होती है, इसीलिए हम इनको सी शेप्ड कहते हैं। दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेज जो कि ट्रैकिया के अंदर मौजूद होते हैं। दिस इज़ ट्रैकिया। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब बेटा जो ट्रैकिया होता है इसके अंदर जो सी शेप कार्टिलेज है, इनका मकसद ये होता है कि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना करे, क्योंकि जब एयर मूव कर रही होती है उस वक्त तो ये ओपन होता है, लेकिन जब एयर मूव नहीं कर रही होती तो उस वक्त चांसेस होते हैं कि ये कोलैप्स करे। तो इसलिए जो है वो नेचर ने इसके अंदर कार्टिलेज प्लेस किए हैं ताकि ये कोलैप्स ना करे जब इसके अंदर एयर मूव ना कर रही हो। आगे इसमें अगर फर्दर हम देखें तो ट्रैकिया आल्सो हैव सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम्स जो कि हमने नेसल कैविटी में भी डिस्कस किया है। सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियम्स हैं
इनका भी काम वही है जो कि हमने नेसल कैविटी में किया देखा था कि ये भी वही, यहाँ पे भी वही ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि कोई भी अगर डस्ट पार्टिकल या पैथोजन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर हो जाए तो सिलिएटेड म्यूकस एपिथेलियल म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर जो है वो पैथोजन और डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं और फिर उसको सीलिया की हेल्प से, जो छोटे छोटे हेयर्स है उनकी प्रोपल्शन से जो है वो रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ट्रैकिया जो है देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फर्दर ट्यूब्स विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। और अगर हम ब्रोंकाई को देखें तो दो होते हैं ब्रोंकाई, इसको हम बाद में लेबल करते हैं पहले हम। और ब्रोंकाई जो है वो जब डिवाइड होता है तो वो फिर इंटर हो जाता है इनटू द लंग्स, एंड लंग्स इज़ एक्चुअली मस्कुलर ऑर्गन्स which are present in our thoracic cavity. Lungs are present in pairs and they are present in our thoracic cavity. और अगर हम इनकी शेप को देखें तो दे आर कॉनिकल इन शेप। तो इनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है लंग्स का उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट एट द मोमेंट हम देखेंगे इसकी इंटरनल एनाटॉमी को। अगर हम इंटरनली देखें तो जो ब्रोंकाई है ये इंटर होते साथ ही डिवाइड होता है, डिवाइड होते होते या आप कह सकते हैं डिवाइड एंड रीडिवाइड, एंड देन एट द एंड from another tubular structure called as bronchioles. So this is bronchi that opens into bronchioles. इसके बाद bronchioles जो हैं that opens into a alveolar duct, and then alveolar duct ends with the sac-like structures known as alveoli. These are present in clusters. So these are alveoli, sac-like structures, which is the place where gaseous exchange occurs in human. बाकी जो भी हमने देखा है that is actually एयर पैसेजवे, जो कि एयर को लेके आएगा लंग्स तक और एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई वो प्लेस है जहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, मीन जो गैसेस हमें चाहिए, जो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि गैसेस एक्सचेंज क्या होता है। गैसेस एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द ऑर्गेनिज्म। सो जो एयर आती है उससे ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में या ब्लड वेसल्स में ऐड कर दिया जाता है, और ब्लड वेसल के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करके ऐड कर दिया जाता है इनटू द ब्लड। सो अगर हम एल्वियोलाई को देखें तो सिंगुलर जो है वो एल्वियोलस कहलाया जाता है, और अगर हम इसका स्ट्रक्चर फर्दर देखें तो ईच you can see these are just like they are present in clusters and richly supplied with blood vessels. अगर हम इनको देखें तो इनके जो blood supply है वो बहुत ज़्यादा होती है, और that is really important thing कि जो blood supply है उसी की वजह से gaseous exchange possible होता है। अगर हम singular को देखें, alveolus को देखें, तो एक alveolus जो है that is single cell thick structure, this is alveolus, और इसके सराउंड किया होता है इसको ब्लड वेसल्स ने, और जो ब्लड वेसल इसको सराउंड करती है दैट आर कैपिलरीज। और कैपिलरीज के अंदर बेटा जो है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हार्ट पंप करता है टुवर्ड लंग्स, और लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर वापस जो है वो हार्ट की तरफ आता है। सो जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है टुवर्ड लंग्स दैट इज़ कॉल्ड एज पल्मनरी आर्टरी, और जो वापस लेके आता है दैट इज़ कॉल्ड एज पल्मनरी वेन। सो पल्मनरी आर्टरी बेटा लेके आ रही होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इसके अंदर डेफिनेटली ये मैं ब्लड सेल्स बना रहा हूँ, और इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए हम कहते हैं कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, इसी वजह से हम उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं। और जो एयर आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है वो फिर एक्सचेंज हो जाएगी विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एल्वियोलस जो है दैट इज़ सिंगल सेल थिक, तो इजीली जो है वो डिफ्यूज़ होकर ऑक्सीजन जो है वो इंटर हो जाएगी इनटू द ब्लड कैपिलरी, और वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो जाएगी इनटू द एल्वियोलस। सो एज अ रिजल्ट गैसियस एक्सचेंज हो गया। अब जो ब्लड है वो आपको पता है मूव करता जाता है, कैपिलरी बेड, एक्चुअली कैपिलरी है ये, तो ये कैपिलरी बेड है, और कैपिलरी बेड के बाद जो है वो वेन्यूल्स मौजूद होते हैं, वेन्यूल से फिर होता हुआ
वेन में जाएगा, वेन जो है वो पल्मनरी वेन फिर इसको लेके जाएगी हार्ट के पास, हार्ट उसको पंप करेगा टुवर्ड द बॉडी, और यूँ जो है वो फिर टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर दी जाएगी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो इसके बाद बेटा हम देखेंगे अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो अगर हम एक्सटर्नली देखें लंग्स को, अगर अब हम बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, तो अगर हम एक्सटर्नली लंग्स को देखें तो सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं। तो राइट लंग जो है, दिस इज़ राइट लंग एंड दिस वन इज़ लेफ्ट लंग। एज आई मेंशन इन द लास्ट लेक्चर, जो लंग्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी और दे आर इन पेयर। तो अगर हम राइट लंग को देखें तो ये थोड़ा सा बड़ा है और लेफ़्ट लंग जो है इससे थोड़ा सा छोटा होता है। उसकी वजह क्या है? राइट लंग जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 lobes, these are actually lobes of right lung, and left lung only consists of 2 lobes. That's why राइट लंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। सो व्हाट इज़ लोब? लोब इज़ एक्चुअली इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ लंग। लंग की जो अपनी मेम्ब्रेन होती है वो इन्वेजिनेट करती है, जैसे मैंने बनाई है, और इन्वेजिनेट करके पार्टीशनिंग कर देती है, जिसको हम लोब कहते हैं। अगर हम लोब्स को नाम दें तो दिस वन इज़ एक्चुअली सुपीरियर लोब, दिस वन इज़ मीडियन लोब, जो सेंटर वाला होता है उसको मीडियन लोब कहते हैं, and the last one which is at the bottom it is called as inferior lobe. So left lung जो है उसके अंदर 2 ही lobes हैं, इसीलिए हम इसको superior lobe and this one is inferior lobe. इसके बाद अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पे मैं साथ लिख भी देता हूँ, लोकेशन जो है लंग्स की that is in chest cavity. इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो जो लंग्स हैं दैट हैव प्रोटेक्शन, और वो जो प्रोटेक्शन है लंग्स की वो है इनकी प्लूरल मेम्ब्रेन्स। देयर आर 2 प्लूरल मेम्ब्रेन विच कवर द लंग्स, और वो लंग्स को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं फॉर आवर एक्सपेंशन, कि आवर एक्सपेंड न कर जाए लंग्स, और अगर कोई इंजरी हुई है किसी पर्सन को तो उसके लंग्स को कोई डैमेज ना आए। सो दिस इज़ द फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड दिस इज़ इनर वन एंड देन द आउटर वन। इन बिटवीन द 2 membranes देयर इज़ फ्लूइड प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड एज प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन्स का नाम प्लूरल ही है, तो इसीलिए हम इस फ्लूइड को भी प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। सो आउटर इज़ कॉल्ड एज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, दिस one is inner pleural membrane, and these combinedly called as pleura of lungs. And this green one is actually pleural. It is really important that you should understand the question. जो बोर्ड में questions आते हैं उनको understand करना ज़रूरी है। जैसे अगर आपको आता है what is the external structure of lungs, so you have to only write this topic जो मैंने अभी तक बताया है, इसी को ही आपने लिखना है। अब अगर हम फर्दर देखें तो अभी तक हमने ये बात की है कि एयर इंटर होती है और लंग्स में आती है और फिर इसी तरह गैसेस एक्सचेंज होता है। सो अब हमने देखना है कि हाउ एक्चुअली एयर एंटर्स, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। सो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग को अब हम देखेंगे कि कैसे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग होता है। इसके लिए अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग को देखें तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होता है। एक को हम कहते हैं इनहेलेशन, टेकिंग इन एयर इनटू द लंग्स, एंड अनदर पार्ट ऑफ ब्रीदिंग इज़ to removal of air from the lungs, that is called as exhalation या expiration भी sometimes कहा जाता है। इसी तरह inhalation को inspiration भी कहा जाता है। अगर हम इसको देखें so mechanism of breathing is divided into 2 parts, inhalation या हम इसको inspiration भी कहते हैं और exhalation को हम expiration भी कहते हैं। Inhalation is taking in air and exhalation is removal of एयर। अब हम इसको कंपेयर करेंगे कि कैसे जो है वो एक्सलेशन और इनहेलेशन होती है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और उससे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इनहेलेशन को देखें तो इनहेलेशन को मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है। इनहेलेशन इज़ द टेकिंग इन एयर
into the lungs from the environment. So अगर हम देखें तो हमारे जो lungs होते हैं दिस इज़ एक्चुअली साइड व्यू, और ये मैंने साइड व्यू दिखाया है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं जैसे हमने पहले भी देखा था कि वो चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं। चेस्ट कैविटी, ये वाली जो कैविटी है, दिस वन इज़ कॉल्ड एज चेस्ट कैविटी। सो चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, और चेस्ट कैविटी को जो कवर किया होता है दैट आर रिब्स, और जो मैंने यहाँ पे बनाई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिब्स एक्चुअली प्रेजेंट कैसे होती हैं। रिब्स को अगर हम देखें तो जो पसलियाँ हैं हमारी, वो एक साइड से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, एक एंड जो है वो हर रिब का वो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हुआ होता है, और दूसरा जो उसका एंड होता है वो एक बोन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टर्नम, उसके साथ अटैच हुआ होता है। यूँ जो है वो एक्चुअली रिब्स जो हैं वो उनकी पोजीशन होती है हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर। सो इस चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रिब्स को देखें तो रिब्स के ऊपर एक मसल्स होते हैं, दीज मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकॉस्टल मसल्स। दीज आर इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं, और ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज़ डायफ्राम। दीज टू structures are responsible for the removal and inhalation of air। मतलब जो ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज्म है वो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स पे डिपेंड करता है। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन होता क्या है कि जो दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब्स कॉज द इंक्रीज इन चेस्ट कैविटी। जो चेस्ट कैविटी होती है, जो स्पेस है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और ये कैसे इंक्रीज़ होती है कि जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो रिब्स है वो एक्सपेंड कर जाती हैं। जब वो एक्सपेंड करती हैं, जो रिब्स हैं दैट मूव फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट जो चेस्ट कैविटी है उसकी जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। देखिए इसके अंदर ये जो चेस्ट कैविटी है इसके अंदर जो स्पेस होगी वो इंक्रीज़ होगी। सो जब स्पेस इंक्रीज़ होगी सो उससे क्या होगा कि जो प्रेशर है लंग्स के ऊपर वो रिड्यूस होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिब्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स कॉज ribs to move forward and upward. In the meantime, इसी दौरान जो diaphragm है that also contract. So the contraction of diaphragm cause it to move downward. जब ये downward move करता है, contraction of diaphragm and become less dome shape. इन दोनों प्रोसेसेस से जो इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करती हैं, इन द मीन टाइम जो डायफ्राम लोअर हो जाता है, डाउनवर्ड मूव करता है। इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से जो प्रेशर है वो लंग्स के ऊपर रिड्यूस होता है। जब प्रेशर रिड्यूस होता है तो ये लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। इनके जो अंदर स्पेस है वो ज़्यादा होती है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस एयर्स इंटर इनटू द लंग्स। सो एयर जो है वो इंटर हो जाती है इनटू द लंग्स। सो इस तरह बेटा इंस्पिरेशन होती है। अगर हम एक्सपायरेशन को देखें तो एक्सपायरेशन इसका रिवर्स है। अगर यहाँ पर इंटरकॉस्टल मसल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर इसका रिवर्स होगा तो उसमें क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर हम डायफ्राम की बात करें तो जो डायफ्राम है वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो जब एक्सपायरेशन होगी, जो रिमूवल ऑफ एयर होता है, उस दौरान डायफ्राम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होता है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे और एज अ रिज़ल्ट रिब्स मूव बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस स्पेस जो होगी चेस्ट कैविटी की वो रिड्यूस होगी। इसमें क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स कॉज रिब्स टू मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। सिमिलरली इन द मीन टाइम, जैसे वहाँ पे डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट हुआ था, यहाँ पर क्या होगा, डायफ्राम विल मूव अपवर्ड, और एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड। इन दोनों प्रोसेसेस के रिजल्ट में क्या होगा, दोनों की जो मूवमेंट है, जो इंटरकॉस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन की वजह से रिब्स बैकवर्ड मूव कर रही हैं और डायफ्राम जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। दोनों की वजह से प्रेशर जो है वो लंग्स के ऊपर एक्सर्ट होगा
और जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो जो स्पेस है लंग्स के अंदर वो रिड्यूस होगी और एज अ रिजल्ट जो एयर है दैट विल रिमूव फ्रॉम द लंग्स, that will remove from the lungs into the environment। यूँ जो है वो एक्सपायरेशन होती है। सो इस पूरे प्रोसेस को बेटे हम ब्रीदिंग कहते हैं। और अगर हम रेट ऑफ ब्रीदिंग देखें तो वो डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। तो नॉर्मली जो एक पर्सन जो ब्रीथ करता है, नॉर्मल ब्रीदिंग है दैट इज़ 16 to 20 times per minute। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज दैट कैन जम्प्स टू ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो ब्रीदिंग रेट है वो 30 to 40 टाइम्स होता है। जो ड्यूरिंग एक्सरसाइज है वो एक बंदा तकरीबन 30 to 40 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। आगे देखें तो अगर हम ये देखें कि ब्रीदिंग कंट्रोल कैसे होती है, जैसे अक्सर ये होता है कि हम जब सांस रोक भी लेते हैं, वैसे अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है जिसके अंदर हम इनवॉलंटरी एक्शन किसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारी अपनी विश के मुताबिक हम कोई काम नहीं कर सकते, जो ऑटोमेटिकली होता है। हमारा ब्रेन खुद ब खुद जो है वो हम सांस ले रहे हैं, कोई भी हमारी अपनी विश के मुताबिक हम सांस नहीं लेते। ऐसा जो एक्शन जो हमारे अपने कंट्रोल में ना हो, अपनी विश के मुताबिक ना हो, उसको हम इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। और इसके ऑपोजिट जो कि हमारे अपने कंट्रोल में है, जैसे मूवमेंट है, मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और आई एम मूविंग माई बॉडी पार्ट्स, तो ये जो है दैट इज़ एक्चुअली वॉलंटरी एक्शन। सो जो इनवॉलंटरी या वॉलंटरी एक्शन दोनों जो हैं वो हमारे एक्चुअली नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं और मोस्टली ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ब्रीदिंग को भी जो है वो ब्रेन से ही कंट्रोल किया जाता है। और अगर हम बेटा जब हम पढ़ेंगे चैप्टर नर्वस कोऑर्डिनेशन को तो उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो मेडुला है that is the region of our brain which is responsible for the controlling of our breathing। so जो breathing है वो हमारे मेडुला पार्ट से, जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, वहाँ से कंट्रोल होती है। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि। और सेकेंडली जो अगली बात है वो ये है, रेट ऑफ ब्रीदिंग भी डिपेंड करता है। जैसे लोग स्विमिंग जब करते हैं तो वो डाइव करते हैं इनटू द वाटर, तो उस वक्त वो अपना सांस रोकते हैं, लेकिन हमारी जो एबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग जो सांस रोकने की है वो 1 से 2 मिनट है। इससे ज़्यादा कोई भी इंसान अपना सांस नहीं रोक सकता। वो जो सांस है वो ऑटोमेटिकली चलता है। इसीलिए जब कोई बंदा खुदा न खास्ता किसी पानी में गिर जाता है या कोई डूब जाता है तो वो एक्चुअली उनकी जो डेथ होती है वो इसी वजह से होती है कि जो 1 से 2 मिनट तो इंसान जो है वो सांस रोक सकता है, लेकिन 1 से 2 मिनट के बाद जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम अलाउ नहीं करता, क्योंकि ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, खुद ब खुद चलता है। तो उसके बाद जो है वो ब्रीदिंग जो है वो हमारा ऑटोमेटेड जब चलना शुरू हो जाता है, तो जब ऑटोमेटेड चलता है तो ऑटोमेटिकली एपिग्लोटिस ओपन होता है और वाटर जो है वो जो भी बंदा डूबने वाला होता है उसके लंग्स में इंटर हो जाता है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो निमोनिया हो जाता है, एक्चुअली जो वाटर जब फिल हो जाता है लंग्स के अंदर तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो पॉसिबल नहीं रहता और ऑटोमेटिकली फिर उस पर्सन की डेथ होती है।